अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है SOAS स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ WC1। ये सेंट लंदन में वाक़ है, रसल स्क्वायर के पास। या आज़ादी की कोशिशें की और आखिरी जो हुई थी बहुत इतनी अजीम शख्सियतों की हमारे से जो महफिल मुनक़िद की हमारे फैज़ कल्चरल फाउंडेशन UK वालों हमारा इन तीनों शख्सियात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो अदब की जो तरक्की पसंद तहरीक जो थी उसमें शामिल रहे या उससे कुछ उन्होंने फैज़ हासिल किया। एक ज़माना वो था कि जब हमसे मुराद है कि मैं इसको एक तारीख़ी तसलसल के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहा हूँ ये प्रोनाउन, जब मायूसी नहीं थी लेकिन जबरियत थी। यानी आप 30s का ज़माना कह लें, 40s का, 50s का, जब तारीकी थी और जबरियत थी लेकिन मायूसी नहीं। हम सब के सामने एक ऐसा मुस्तक़बिल नज़र आ, जद्दोजहद करो, कुर्बानियाँ दो और फिर आखिर हम एक मंजिल तक पहुँच जाए। लेकिन ये और इस तहरीक को बनाने में इन तीनों अजीम शख्सियतों का बहुत बड़ा किरदार है, जो इस तहरीक की एक कहने के बड़ी आफाकी फ़लसफ़ियाना बुनियाद जो रखी वो इक़बाल ने रखी और इस बात का एतराफ़ खुद फैज़ अहमद फैज़ ने किया है अपनी तहरीरों में। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन साहब, आपने अपने इब्तिदाई तकरीर में कहा कि अंग्रेज़ ने इक़्तिदार अपने बुर्जुआज़ीज़ को दिया, हिंदुस्तान के बुर्जुआज़ीज़ को दिया। क्या उसके बारे में तफसील बयान कर सकते हैं कुछ? देखिए, अगर आप देखिए 1946 और 47 में जब ये दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी तो बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो लड़के वापस आ रहे थे वहाँ से, और एक नई यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रही थी। 46 की बात कर रहा हूँ। तो ये 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद के मैं हालात बता रहा हूँ जो यहाँ पे थे। बड़ी अतल पतल चल रही थी यहाँ पे, अपहीवल सब। तो उसी दौरान एक इंडियन नेशनल आर्मी भी बनी थी सर सुभाष चंद्र बोस के साथ, और उसी के साथ साथ फौजियों में जो वापस आ रहे थे उनके एम्प्लॉयमेंट का मसला था, उनके पास जगह नहीं थी। अगर कुल नेवी में या एयरफोर्स में या आर्मी में गुंजाइश थी रखने की 20,000 की, तो वहाँ पे 2-2 लाख बैठे हुए थे। तो वो जब इतनी बड़ी फौज भी वापस आ रही थी तो वो मैनेज नहीं हो रही थी, उसका नज़्म ज़ब्त नहीं बरकरार रख रही थी। और फिर साथ साथ ये तवक्को थी कि अंग्रेज़ जाएगा और आज़ादी मिलेगी, ये क्लियर लिखा हुआ था, नविश्ते दीवार था। तो उसमें उनको ख़तरा ये नज़र आया कि अगर ये फौजियों ने उठ के हमसे इक़्तिदार छीन लिया तो ये तो बड़ी इनक़लाबी हुकूमत आ जाएगी और शायद ये लेफ़्ट की तरफ चली जाए। लिहाजा उन्होंने इंडिया में बेहतर ये समझा कि जो बुर्जुआज़ी इतने अरसे से उन्होंने बन रही थी वहाँ पे, उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया जाए किसी भी तरह, ताकि वो इनक़लाबी तब्दीली ना आ सके, समाजी तबक़ाती तब्दीली ना आ सके। और उसके लिए उन्होंने फिर ये अरेंज किया, जून 3 का प्लान दिया उन्होंने, और उसको हालांकि 1968 में मुकम्मल करना था, लेकिन उन्होंने महसूस ये किया कि इसको जल्द अज जल्द यानी 1947 में ही 14 अगस्त से पहले मुकम्मल कर दें, और यूँ उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो था 14 अगस्त तक कर दिया हो। और वो करके किसको गए? बज़ाहिर लगता है कि नेहरू को और जिन्ना को करके गए, लेकिन वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसीज को करके गए थे। यही वजह कि जिन्ना 11 अगस्त की स्पीच करते हैं तो अगले दिन इन्हीं की ब्यूरोक्रेसी यानी जिनको जिन्ना का हुक्म मानना चाहिए था वो जिन्ना की तकरीर को सेंसर कर देते हैं। तो ये पावर स्ट्रक्चर एक हमें नजर आता है कि ताकत गई किसके पास थी? जिन्ना के पास नहीं, यहाँ की बुर्जुआज़ी, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की फौज के पास गई, जिसके असरात अभी तक नुमाया हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।